और जो सीट्स अवेलेबल है उस हिसाब से हमें कई सारे कॉम्बिनेशन कॉलेज और ब्रांचेस के वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो हमारी जो फेवरेट ब्रांच होती है एक दो को छोड़ के भी हमें बाकी ब्रांचेस के बारे में पता होना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद उद्देश्य यही है। ये है कोर ब्रांचेस। एब्सोल्यूट कोर जो है मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेस है। ये 50 साल से ब्रांचेस एग्जिस्टिंग है। और ये राइट साइड में जो है ये द न्यू कोर है। मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के ऑफशूट्स काफी सारे अप्लाइड ब्रांचेस ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो जो द न्यू कोर है मतलब ये अगर 50-60 इयर्स का हिस्ट्री है ये ब्रांचेस के लिए इंडिया में, एजुकेशन वाइज मैं बोल रहा हूँ। तो द न्यू कोर को भी अराउंड 30-40 इयर्स की हिस्ट्री है। उसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही डिराइव्ड ब्रांचेस है। इलेक्ट्रिकल में एडवांसमेंट से इलेक्ट्रॉनिक्स बना और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग। केमिकल इंडस्ट्री की जरूरत इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, उस हिसाब से ये दोनों इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी द न्यू कोर का या कोर ब्रांचेस का हिस्सा बन चुकी है। अभी देखते हैं अप्लाइड ब्रांच। सिविल अगर बेसिक ब्रांच है तो उसमें कुछ एरिया स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या इलेक्टिव्स सब्जेक्ट के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। तो उस हिसाब से सिविल के जैसे अप्लाइड ब्रांच हो गई। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ENTC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये अप्लाइड ब्रांचेस मतलब बेसिक ब्रांच में आपको बेसिक एजुकेशन पढ़ाया जाएगा और जो टाइम के हिसाब से या उस ब्रांच में या पर्टिकुलर फील्ड में जो भी एडवांसमेंट्स हुए हैं उनको केटर करने के लिए, उनके मैन पावर की जो डिमांड है नई टेक्नोलॉजी के लिए, नया नॉलेज के लिए, उस हिसाब से वो अप्लाइड ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कंप्यूटर में हम सब जानते हैं हाल ही में आईटी तो पहले 10-15 साल से है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक, ये स्पेशलाइज ब्रांचेस जो कि एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल ब्रांच है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। केमिकल में प्लास्टिक इंजीनियरिंग है जो बड़ा हिस्सा है, पेंट टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है। तो ये अप्लाइड ब्रांचेस है, नाम अलग है। कोर ब्रांच और अप्लाइड ब्रांच, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इफ यू आर एमिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब या कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, देन कोर और अप्लाइड का थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कुछ मिसलेनियस ब्रांचेस भी शुरू हुई है पिछले 10-15 सालों में। उसमें एक है बायोटेक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और माइनिंग इंजीनियरिंग है। माइनिंग भी एज ओल्ड है, लेकिन वो मिसलेनियस ब्रांच इसलिए है कि अवेलेबिलिटी दैट एजुकेशन वो लिमिटेड है, क्योंकि माइंस का काम एक पॉकेट्स में चलता है इंडिया में। तो वो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं रहती है, तो वो लिमिटेड उसकी रिक्वायरमेंट रहने की वजह से वो लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये ब्रांच अवेलेबल है। ये ब्रांच सिलेक्शन के क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम, मुझे क्या करना है आगे जा। तो ये हमने एक 7-8 पॉइंट्स डाले हैं। पहला है इंजीनियरिंग नॉलेज एंड रिसर्च। अगर मैं खाली नाम के लिए इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रहा हूँ, मुझे ट्रूली इंजीनियरिंग मेरा पैशन है और इसमें मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, तो मेरा एम होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ। तो अगर वो आपका एम है तो बताइए। दूसरा है मुझे बाकी कुछ मतलब नहीं है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से फैसिनेशन है, मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना है, मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा पे पैकेज चाहिए, मेट्रो सिटी लाइफ चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर चाहिए, ये मेरा एम है। या मुझे कोर इंडस्ट्री में प्लेसमेंट चाहिए। समझो मैं एक पर्टिकुलर सिटी से आता हूँ, वहाँ स्टील इंडस्ट्री है, या मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल एंसिलरी यूनिट्स है, तो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया मुझे जहाँ पे भी जाना है, लेकिन मुझे कोर इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर ब्रांच मेरा लाइकिंग है, उसमें मुझे काम करना है। चौथा एम हो सकता है मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है IIT NIT से। मुझे मतलब ये काफ़ी सिमिलर है फर्स्ट जो ऑप्शन हमने लिया है। मुझे रिसर्च करना है, आगे जाके मुझे पढ़ाना है, मुझे टीचिंग करना है, मुझे रिसर्च भी करना है, या मुझे किसी गवर्नमेंट PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके लिए मैं गेट दे सकता हूँ। तो गेट देना मेरा एम है। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए,
थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये मेरा एम है क्या, मुझे यूपीएससी एग्जाम देके आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देके जो भी पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए मुझे ट्राई करना है, या मुझे एमबीए करना है इंडिया में। मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईएम है, सेमी प्रीमियम सेकेंड रन इंस्टीट्यूट्स है, लोकल एवरेज इंस्टीट्यूट्स है, के लिए काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम है। तो मुझे एमबीए करना है क्या, या मुझे बाहर जाना है, मतलब ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन यहाँ पे करके मुझे एमबीए एमएस के लिए बाहर जाना है। इनमें से मेरा एम क्या है, तो आप सोचो। हम अभी आपके जो एम रहेंगे तो हम वन बाय वन ईच एम वी विल डिस्कस। इंजीनियरिंग नॉलेज एंड रिसर्च के लिए आपको चूज करनी चाहिए प्रेफरेंशियली, मैं बोल रहा हूँ, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम ये सब सजेशन दे रहे हैं, ये कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आपको इंजीनियरिंग नॉलेज गेन करके रिसर्च में आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप ये ब्रांचेस चूज कर सकते हो जो दिखती हैं कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल। अब ये रिसर्च दो जगह होता है, एक जो इंडस्ट्री है मतलब प्राइवेट जॉब्स, और एक गवर्नमेंट लैब्स या गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट में क्या है, रिसर्च कहाँ कहाँ पे होता है, एनपीएल, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इसरो, डीआरडीओ, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे रिसर्च होता है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की अंडर होता है। और एक होता है प्राइवेट सेक्टर, सब जो कोई पर्टिकुलर कार है, कार का रिसर्च तो होता रहता है, मतलब जो कार हम 80s में चलाते थे और जो कार आज चलाते हैं उसमें कितना डिफरेंस है, परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज। तो ये रिसर्च की प्रोसेस चलती रहती है। तो अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कुछ रिसर्च करना है तो आपके लिए बेस्ट ब्रांच रहेगी मैकेनिकल। अभी ये मैकेनिकल ही बेस्ट क्यों, प्रोडक्शन क्यों नहीं, इंडस्ट्रियल क्यों नहीं? क्योंकि मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में उसका यूज़ आपको वो रिसर्च के लिए यूज़ होगा। मतलब प्रोडक्शन में आपको 3-4 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के वो नहीं पढ़ने मिलेंगे, इंडस्ट्रियल में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ने मिलेंगे, क्योंकि वो अप्लाइड ब्रांच है। मतलब जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की जगह थोड़ा 50% मैकेनिकल 50% इंडस्ट्रियल नॉलेज दे के उसको तैयार किया है वो स्पेशल जॉब के लिए, 50% मैकेनिकल 50% मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट दे के उसको तैयार किया है एज ए प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए या प्रोडक्शन इंजीनियर बनने के लिए। तो समझे? सिविल में भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, उसमें रिसर्च होता है। के लिए अगर आप पैशनेट हो तो आप सिविल सिलेक्ट कीजिए। इलेक्ट्रिकल कहाँ नहीं है, हम देखेंगे हमारे आजू बाजू हर किसी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। तो अगर आपको वो फील्ड में इंटरेस्ट है, वो फील्ड में पैशन है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर दूसरी चीज़ घर में देखो तो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं। वो जो एक क्लासिक एग्जांपल है कि हम 30-35 साल पहले बड़ा सा टेप रिकॉर्डर यूज़ करते थे, उसके बाद वॉकमैन आया, फिर आया वो छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट, उसको टेप था। अभी हम मोबाइल से ही सब कुछ सुन लेते हैं, बाकी किसी डिवाइस की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। स्पीकर के साइजेस क्या हुआ करते थे, अभी थोड़ा ये हाथ के मुट्ठी में समाने वाला स्पीकर भी आपको उतना ही परफॉर्मेंस देगा। तो ये सब रिसर्च का कमाल है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए रिसर्च का बेस होना ज़रूरी होता है। अगर आपने उसमें एजुकेशन लिया और आपका कुछ ड्रीम है, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है वो फील्ड के लिए, तो वो आप ये ब्रांच में बी करके, बीटेक करके और आगे जाके एमई, एमटेक, पीएचडी करके आप कर सकते हैं। केमिकल, टूथपेस्ट से लेके ऑयल्स जो भी हम यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसमें केमिकल होता है। उसके लिए केमिकल इंजीनियर पीछे होता है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, वो प्रोडक्ट आपको एक्सेसिबल करने में। तो उसमें भी रिसर्च एक्टिविटी ये कंटिन्यूसली चलती है। यहाँ पे भी ट्रेमेंडस स्कोप है। टेक्सटाइल सेक्टर ये तो एवर बूमिंग सेक्टर है, इसमें भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं। जो फ्रंट साइड पे है, मतलब प्रोडक्ट साइड पे भी है, उसके प्रोडक्शन साइड पे भी है, तो उसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मेरा एम है प्लेसमेंट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिक्योर्ड पे, अच्छा पे पैकेज चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। कंप्यूटर आईटी रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है उसमें आप आंखें मूंद के एडमिशन ले लो। अभी
ये सप्लाई डिमांड का जो रेशो है सॉफ्टवेयर का, मतलब ये 10-15 साल पहले थोड़ा ट्विस्टेड था या नॉट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री था। तो तब कंपनीज कैंपस में आके सभी ब्रांचेस को अलाउ करती थी कि आप बैठो एप्टीट्यूड टेस्ट में, बाद में देखेंगे इंटरव्यू में किसे निकालना है किसे रखना है। लेकिन अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ गए हैं, जो बड़े हैं उनमें भी प्रायोरिटी से कंप्यूटर आईटी ब्रांचेस का इंटेक ज़्यादा है। तो ये सप्लाई डिमांड रेशो अब उतना फेवरेबल स्टूडेंट के लिए नहीं रहा। तो ये जो कंपनीज है वो अभी प्रिफर करती है कंप्यूटर आईटी, और अभी जो नए ब्रांचेस आए हैं उनको प्रिफर करेंगे इन फ्यूचर। और उनके नीचे जस्ट नीचे ईएनटीसी या ईसी ब्रांचेस को वो प्रिफर करती है, क्योंकि उनके सिलेबस थोड़े से सिमिलर होते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो नो डाउट आप ये ब्रांचेस कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी मेरे कोई पहचान वाले ने सिविल किया था वो गया, मैकेनिकल किया था वो भी गया, बायोटेक वाला भी सॉफ्टवेयर में गया। तो अभी ऐसे होने के चांसेस कम हैं। तो आप स्टिक टू योर ब्रांच, और जहाँ पे आपको जाना है उसका एजुकेशन लीजिए और खुश रहिए। प्लेसमेंट इन कोर इंडस्ट्री, समझो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो मुझे कहाँ पे है जॉब अपॉर्चुनिटी, मैंने सिविल किया तो कहाँ पे है मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर हम हमारी आंखें, कान, दिमाग सब खुला रखें तो जो भी अंडर करंट है कि ये ब्रांच नहीं चल रही है, ये ब्रांच को डिमांड है, इसको स्कोप नहीं है, इसको स्कोप है, तो ऐसा समझिए कि मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी अप्लाइड ब्रांचेस है, इंडस्ट्रियल टूल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये जो कोर इंडस्ट्री है, ये कोर इंडस्ट्री या जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ये बेस है इंडियन इकोनॉमी का। हमारे देश के बारे में अगर बोले, वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया के बारे में बोलेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द कोर इंडस्ट्री, मतलब वो कुछ नया तैयार करते हैं। और आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये सर्विस इंडस्ट्री है, वो इनका काम आसान करने के लिए काम करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि हम जब एटीएम नहीं थे तो हमें पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगाओ, वो क्लार्क को वो चेक थमाओ, वेट करो, लंच टाइम हो गया और वेट करो, फिर अगर उनकी मर्जी हुई तो हमें वो कैश देते थे। आज हमें वो बैंक का दरवाज़ा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में चेंज आ गए, वो सिस्टम आसान हो गई। इसकी वजह से, आईटी की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने सब एक पर्टिकुलर बैंक के सभी एटीएम कनेक्ट किए और वो आईटी का सिस्टम इंस्टॉल किया, जो अगर आपने पैसे निकाले इमीडिएटली आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है। आपको जो भी बाकी की जो सर्विसेज चाहिए वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आसान हो गई। तो आईटी का काम है आसान करना। तो आईटी इंडस्ट्री कुछ नया तैयार नहीं करती। मैकेनिकल में जैसे नई कार तैयार हो गई, नई टू व्हीलर तैयार हो गई, सिविल में नई बिल्डिंग तैयार हो गई, इलेक्ट्रिकल में नया फैन का डिज़ाइन आ गया, नया फैन डिज़ाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका नया मोबाइल फ़ोन आ गया, केमिकल में आपका नया अमोनिया फ्री हेयर डाई आ गया, टेक्सटाइल में आपको रिंकल फ्री शर्ट मिल गया। वो तो ये इंडस्ट्री का बेस बहुत बड़ा है। ये इंडस्ट्री भी समयानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो मॉडर्नाइज हो रही है। उसमें भी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स की इंट्रोडक्शन हो रहा है। वो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां तो वो पिछले 20 साल से यूज़ कर रही है, लेकिन नीचे तक, मतलब ग्राउंड तक वो अभी नीचे नीचे आ रहा है, परकोलेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी आ रही है। तो अगर समझो, मतलब कार का एक प्लांट है किसी बड़ी कंपनी का, तो उसके पीछे 150-200 एंसिलरी यूनिट चलते हैं जो उनको स्पेयर पार्ट्स, उनको बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लिस्टेड कंपनियां हैं, मतलब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कार का ब्रांड है, कार की कंपनी है तो वही सब कर रही है, ऐसा नहीं है। वो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब की चालू हो गई इंडिया में, 90s में ही। तो अभी वो खाली असेंबली करके, लोगो लगा के वो प्रोडक्ट बेचना और वो उसका सप्लाई चेन मेंटेन करना, यही काम उनके पास है। बाकी जो डेवलपमेंट है इंजीनियरिंग रिलेटेड, बेसिक डिज़ाइन या वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो भी स्पेयर पार्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें लगती हैं, वो तो बाहर दूसरी इंडस्ट्री तैयार कर रही है। तो ऐसा हर एक इंडस्ट्री में है, ऐसा इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, केमिकल में भी है, टेक्सटाइल में भी है। तो कोर इंडस्ट्री में जो कि एक बेस है, बहुत बड़ा बेस है, एक्सपांडिंग बेस है, इंडिया को अभी वर्ल्ड का
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब तक हम एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब, हमें तो अभी वर्ल्ड का जैसे चाइना बन गया, तो वैसे हम इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो ये सब ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छे दिन आएंगे। मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब, सेफ एंड सिक्योर जॉब, हॉलीडेज है, फैसिलिटीज़ है, अच्छा 7th पे कमीशन ने बहुत पगार बढ़ाए हैं, तो अच्छा पे पैकेज है। मैं 2-3 साल, जितने साल मुझे इस बार नहीं होता तब तक मैं ट्राई करूँगा, जोर लगाऊंगा, लेकिन मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही जाऊँगा या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम ही दूंगा। मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही। तो आपके लिए ये 4 ऑप्शन है भाई, क्योंकि IAS यही 4 ब्रांचेस रिकग्नाइज करता है। उनका जो रिटर्न एग्ज़ाम या सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपको ये 4 में से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों है, ये 4 ब्रांचेस ही क्यों? तो ये यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है, समझो सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब ये रेलवे तो बिगेस्ट रिक्रूटर है इंजीनियरिंग का, देन सिविल रिलेटेड जो भी है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बाकी ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और जिसके लिए सिविल इंजीनियर चाहिए होता है, वो IAS के थ्रू रिक्रूट होता है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिविल में है। मैकेनिकल में वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटर रेलवे है, उसके बाद डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स है, नेवी है, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज है। वाटर में अभी डैम है तो सिविल इंजीनियर तो लगेगा, लेकिन वो जो डैम के इक्विपमेंट्स है, उसके जो गेट्स है, उनको ऑपरेशन, वो जो सब क्रिटिकल रहता है, तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। डिज़ाइन, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। पावर इंजीनियरिंग सिमिलरली, इलेक्ट्रिकल जो पावर स्टेशंस होते हैं, ग्रिड्स होते हैं, वो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया कहाँ पे है, नहीं है अभी वो ग्रिड और ये उसका नेटवर्क, तो वो नेटवर्क मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, इसको इंश्योर करना मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे अभी उसका टारगेट है कि सभी लाइंस पेट्रोल डीजल यूज बंद करके सभी लाइंस, रेलवे लाइंस इलेक्ट्रिकल इस पे चलेंगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही है, और डिफेंस में चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज सेंट्रल, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस। वो जो भी ऑफिस है, फंक्शन है, यूनिट है, वो अच्छी तरह से चले, उसके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बेसिक जो चीज़ें होती है वो देखभाल करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये उसमें एक आप देखेंगे डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है। मतलब एरोनॉटिकल मतलब एयरफोर्स आप लीजिए, तो जो भी प्लेन्स आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे, तो उसका मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, तो स्पेयर पार्ट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, रिजेक्ट करने हैं, पास करने हैं, उनकी क्वालिटी चेक करनी है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो वो IAS थ्रू रिक्रूट की जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम हर एक जगह सेंट्रल सर्विसेज में भी लगता है, नेवी में भी लगता है, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, BSNL, MTNL, हालांकि उनका अभी थोड़ा प्राइवेटाइज होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब तक तो टेलीकॉम ऑफिसर्स वहाँ पे रिक्रूट किए जाते थे, मतलब इंजीनियर्स रिक्रूट किए जाते थे एज ए टेलीकॉम ऑफिसर्स। पावर इंजीनियरिंग सर्विस में भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी सारी। ये 8 से 10 डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स या विद सम एक्सपीरियंस ENTC इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस थ्रू CDSE एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम है जो इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ग्रेजुएशन जिनका हुआ है उनको रिक्रूट करती है। और उनके लिए क्या क्या इंजीनियरिंग ब्रांचेस अलाउड हैं ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग। लास्ट के 2 वाले नेचुरली फॉर नेवी पर्पस, और ये बाकी 3 जो है वो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लिए चाहिए होता है। ये CDSE का प्रोसेस रिगरस रहता है, कॉम्पिटिशन भी टफ रहती है। पहले रिटन एग्जाम होता है, बाद में होता है SSP इंटरव्यू। आपने सुना होगा, पता नहीं, 5 दिन का प्रोसेस होता है, दिमाग चक्कर खा जाएगा ऐसा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको देश की सेवा करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आर्म फोर्सेस भी इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं,
बहुत सारे डेवलप नेशन के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, तो आपको बहुत कुछ इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी हैंडल करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आपका एम है डिफेंस फोर्सेस में जाने का, तो ये ब्रांचेस आप प्रिफर कर सकते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, गेट। अभी गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई एक समान हो जाता है, चाहे आपने आईआईटी से बीटेक किया हो, चाहे आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हो, या अपना लोकल वाला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीई किया हो, और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल देगा। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रिपरेशन लगती है, लेकिन आप ये एग्ज़ाम देके आईआईटी एनआईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमई एमटेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इतने सारे ब्रांचेस, लगभग सभी ब्रांचेस गेट के लिए क्वालिफाई होते हैं, अलाउड हैं सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट। तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करके वो गेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गेट स्कोर इज मस्ट। लेकिन आप अब अगर अपने स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी गेट का स्कोर वैलिड होता है, और अलग से वो उनकी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की कोई सीईटी भी होती है, तो वहाँ से भी आप पीजी के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो भी प्रीमियम या ग्लैमरस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं आईआईटी एनआईटी की, उसके लिए गेट देना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आ गया इसरो, डीआरडीओ, एनपीएल, एनसीएल, यहाँ पे एंट्री भाई कैसे मिलेगी? तो इसरो के लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उसके लिए 3 ब्रांचेस अलाउड हैं एज ऑन डेट, और उसमें भी आपको पीजी चाहिए, मतलब मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। डीआरडीओ के लिए भी बेसिक ब्रांचेस ही चाहिए, और कुछ अप्लाइड ब्रांचेस भी चलेंगी। एनपीएल, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे महंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। एनसीएल नाम ही है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस आर अलाउड टू अप्लाई, वही रिक्रूट किए जाते हैं और केमिकल रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना है, समझो महाराष्ट्र में है तो एमपीएससी देना है, तो आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच में सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं आपके, वो अलाउड है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया है इनमें, इन तीनों में से किसी ब्रांच में, तो आप वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते। डिफ़िकल्टी लेवल तो होगा, अगर आपने अच्छी तरह से इंजीनियरिंग किया है, सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, तो आसान रहना चाहिए, नहीं तो भैया हिस्ट्री जिंदाबाद। एमबीए इन इंडिया, अगर आपको लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग के 4 साल मेरे बर्बाद हो गए, मैं कुछ अच्छा तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, सिर्फ इंजीनियरिंग के डिग्री के बेसिस पे मुझे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए एक रिडिम्पशन है, मतलब एक सेकेंड चांस है एमबीए करने का। तो अगर आपका इंजीनियरिंग आप जो भी कॉलेज में सीखे हो, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखे हो, तो वो ब्रांच का कुछ तो नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पे आपको हम ये कोरिलेट करके देंगे कि अगर आपने एमबीए कौन सी ब्रांच में किया, तो आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन एमबीए का अच्छा रहेगा। अगर एमबीए करना है तो एमबीए के लिए टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद 10-12 प्राइवेट या अदर जो एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं रेप्यूटेड है। एमबीए कोर्स की फीस भी आजकल लाखों में है, तो वो डिसीजन आपको लेना है 4 साल बाद क्या होगी। अभी तो 18-20 लाख के आसपास है एमबीए कोर्स की फ़ी 2 साल की। जितना प्रीमियम कॉलेज उतनी फ़ी ज़्यादा, हर एक का अलग एंट्रेंस प्रोसेस रहता है, कुछ कॉमन एंट्रेंसेस रहते हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, कंपटीशन टफ है, और आईआईएम्स एंड टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस। तो एमबीए में स्पेशलाइजेशंस होते हैं मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, एचआर, सिस्टम्स मैनेजमेंट भी रहता है। स्पेशलाइजेशन तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा जनरलाइज करके देखें तो समझो मार्केटिंग तो एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है। हर चीज़ जो तैयार होती है उसको सेल करना होता है, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग में जो लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स, मशीनरी लगती है,
सर्विसेज मार्केटिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, तो उनकी मार्केटिंग, रियल इस्टेट मार्केटिंग, इंडिया का रियल इस्टेट मार्केट अभी बूमिंग है, उसके मार्केटिंग के लिए भी एक हटके अप्रोच आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी ब्रांच चूज कर सकते हैं। मानो कैपिटल गुड्स हैं या वाइट गुड्स हैं, क्या वाइट गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं मोस्टली, तो आपकी अगर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में है या आईटी में है या फिर इलेक्ट्रिकल में है, तो आपका वो फिट अच्छी तरह से हो जाएगा। नॉट नेसेसरी, मतलब एमबीए के लिए तो बीकॉम भी एलिजिबल है और बैचलर ऑफ आर्ट वाला भी एलिजिबल है। सेलिंग इज एन आर्ट, मार्केटिंग अलग ही मतलब स्किल लेवल चाहिए, उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो एडवांटेजेस रहेगा। फाइनेंस के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है, फाइनेंस के लिए कौन सी भी ब्रांच आपकी रहेगी तो कुछ फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। ऑपरेशंस में इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो वो प्रिफरेबल रहती है। मतलब एमबीए लेवल पे जब कैंपस प्लेसमेंट्स होंगे और जब ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट के लिए वो आपको पूछेंगे कि अगर आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ में है, तो अगर वो इंजीनियरिंग में है और उसमें भी कोर ब्रांचेस जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट में ज़्यादा फायदा होगा। और ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी इंजीनियरिंग में आपने जो भी सब्जेक्ट सीखे हैं तो उसमें से 2-3 सब्जेक्ट तो वहाँ पे कॉमन ही रहेंगे, तो उसका फ़ायदा आपको हो सकता है। वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होगा, मतलब बीई मैकेनिकल किया या बीटेक मैकेनिकल किया और एमबीए ऑपरेशंस किया, या बीई इलेक्ट्रॉनिक्स किया और ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया, और इसमें टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपको जाना है तो ये फिट अच्छा रहेगा। सप्लाई चेन भी मोस्टली इंजीनियरिंग रिलेटेड है, कंपनीज या इंडस्ट्री रिलेटेड है, तो सिमिलर कोर ब्रांचेस आपको फ़ायदा देंगी। एचआर में भी ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियर ही चाहिए, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है, समझो आप किसी कार फर्म में, कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म में एचआर के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आपके पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल की डिग्री है तो आपको जो डेप्थ ऑफ नॉलेज, क्योंकि एज ए एचआर यू विल बी रिक्रूटिंग पीपल, यू विल बी रिक्रूटिंग टैलेंट एट ऑल लेवल्स, मतलब जूनियर से लेके सीनियर तक, तो वो मैकेनिकल का नॉलेज, वो कोर ब्रांच का नॉलेज, अगर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, पंप्स, मोटर्स वगैरह, तो उसका नॉलेज है, प्लस एचआर की आपके पास डिग्री है, तो वो फिट अच्छा रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, आपका एक थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा हटके रहेगा। अगर कोई किसी ने बीकॉम एचआर, बीए एचआर किया है, मतलब बीए के बाद एमबीए किया है एचआर में, तो वो नेचुरली वो आपको एडवांटेज मिलेगा। अभी आते हैं, अगर आपको एमबीए एमएस अब्रॉड जाके करना है, मतलब एमएस के लिए आपको जीआरई दे के बाहर जाना है और एमबीए के लिए जीमैट देना है, तो क्या ब्रांचेस प्रिफरेबल हैं? तो एमएस अगर आपको वहाँ पे यूएस की बात करेंगे तो जो टॉप 10 स्पेशलाइजेशन है एमएस के, तो उसमें कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, इसके लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी करनी पड़ेगी। वायरलेस कम्युनिकेशन, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स होना पड़ेगा। पावर इंजीनियरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। फार्मेसी या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपको एमएस करना है, जो वहाँ पे टॉप मोस्ट स्पेशलाइजेशन में आता है, तो उसके लिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एमबीए करना है, तो जैसे पहले बताया, तो वो जो फिट है आईटी मैनेजमेंट, सिस्टम्स मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर है, ऑपरेशन सप्लाई चेन के लिए मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस है, या कोर ब्रांचेस में कौन सी भी ब्रांच चलेगी। कंसल्टिंग, बीए कंसल्टिंग का पूरा जो दारोमदार रहता है वो आपके इन डेप्थ नॉलेज पे रहता है, मतलब जितना डीप नॉलेज आपको किसी फील्ड के बारे में है उतना आपका प्रोग्रेस कंसल्टिंग में ज़्यादा रहेगा। मतलब बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, तो अगर आपका कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग है और फिर एमबीए आपने कंसल्टिंग में किया है, तो नेचुरली आपका एक सेक्टर डिफाइन हो जाता है कि मुझे कहाँ पे करियर करना है। मतलब मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कंसल्टिंग करना है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए कंसल्टिंग करना है, एनवायरमेंटल रिलेटेड कंसल्टिंग करना है मुझे, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है उसके रिगार्डिंग कंसल्टिंग करना है। कंसल्टेंट का जॉब होता है एक्सपर्ट एडवाइस देना। अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो फिट वहाँ पे आ जाएगा। तो
आपको जो स्पेशलाइजेशन करना है उस हिसाब से आप कोर ब्रांच अगर लेंगे तो वो एडवांटेज रहेगा। तो ये तो हो गई जनरल बातें सब। अगर आपको मतलब इससे आगे जाके कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग इंजीनियरिंग ब्रांच एंड कॉलेज सिलेक्शन, और ये आपको पता करना है कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है मतलब ये जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, तो कौन से कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, मतलब पूना के कॉलेजेस रहेंगे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर, जो भी मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्लस्टर है। और ये क्लस्टर में कैसा है, किसी एक का ग्रुप के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो 7-7, 8-8 कॉलेजेस है, तो उनमें से कौन सा अच्छा है और उनमें जो अच्छा है उसमें कौन सी ब्रांच अच्छी है। तो ये अगर आपको जानकारी चाहिए, और जो ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, तो उसकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपको, मैक्सिमम उसमें बेनिफिट लेना है कि मुझे पहले राउंड में ही मेरे मनचाहा कॉलेज ब्रांच मिले, या थोड़ा वेट करना है, सेकेंड राउंड के लिए जाना है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अगर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे ऑफिस से वो हम देते हैं। हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जिन्होंने ये इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। उनका एक्सपीरियंस अराउंड 20-25 ईयर्स का है। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग कॉलेज इन्फॉर्मेशन, रिगार्डिंग ब्रांच इन्फॉर्मेशन, रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, तो वो क्वेरी वो आपकी सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो ये 2 नंबर हैं, यहाँ पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है और उनको किसी को कोई चांस नहीं लेना है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, उनके लिए ये पर्सनल गाइडेंस की सुविधा हमने दी है। सो गाइस, एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप सभी को आपके मनचाहा कॉलेज, मनचाहा कैंपस और मनचाही ब्रांच मिले। आप खूब जोर से पढ़ाई करें और एक अच्छे इंजीनियर बने। अभी तो ये जर्नी चालू हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये हमारा एक प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ही बनाया गया चैनल है। तो थ्रू आउट इंजीनियरिंग हम आपके साथ रहेंगे। जैसे अलग अलग हटके सब्जेक्ट्स पे हम वीडियोज़ लाएंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आपके स्टडी स्किल्स रिलेटेड, आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसके रिलेटेड वीडियोज़ हम लेके आएंगे। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको